बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अगर बात की जाए तो अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो बाल बच के आया है। वो कल का मैच अगेंस्ट इजिप्ट ने इनिशियली देखा कि 2-0 से जो है वो लीड लिए रखा और ये एंड तक गया और आखिरी 14 मिनट 20 सेकंड गालिबन 19 सेकंड में अर्जेंटीना ने 3 गोल दाग कर ये मुकाबला अपने हक में कर लिया। बहुत सी बात की जा रही है इस हवाले से कि फिक्स मैच था। जिस तरह से हमने देखा कि इजिप्ट के जो हेड कोच है उन्होंने एहतजाज किया, प्लेयर्स ने एहतजाज किया कि बहुत सारे ऐसे फाउल्स थे जो होने चाहिए थे, रेफरी की तरफ से नहीं दिए गए और बड़ा हंगामा सा क्रिएट हुआ और अभी तक सोशल मीडिया पर इस पर बात हो रही है। अब इसमें सच्चाई क्या है? क्या वाकई वो सारी चीज़ें दुरुस्त थी, वाकई ही फेवर दी गई अर्जेंटीना को, या फिर जो हुआ वो ऑन मेरिट हुआ और ये होना चाहिए था? दूसरा मैच हमने देखा जिस तरह से जो खेला गया वो स्विट्ज़रलैंड ने पेनल्टी किक्स पर कोलंबिया को शिकस्त दे दी और स्विट्ज़रलैंड ने क्वालिफाई कर लिया है क्वार्टर फाइनल के लिए। अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल की लाइनअप जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और उसमें पहला क्वार्टर फाइनल फ्रांस और मोरक्को के दरमियान खेला जाएगा, दूसरा स्पेन और बेल्जियम के दरमियान, तीसरा नॉर्वे और इंग्लैंड के दरमियान और चौथे में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्ज़रलैंड से होगा। तो ये टीमें जो हैं फाइनल हुई और क्वार्टर फाइनल की फातेह 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर देंगी। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद सईद साहब, बिलाखिर एक आपका फेवरेट, दूसरा फेवरेट अभी भी है, मौजूद है और कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, अगर मेसी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मेसी खासे एक्टिव दिखाई दिए, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन ये क्या हुआ मैच के एंड पर, क्यों इतना हंगामा बरपा? देखिए, वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था तो हमने ये कहा था कि ये चूँकि इट्स अ लास्ट डांस ऑफ रोनाल्डो एंड मेसी, तो हमें रोनाल्डो मेसी की राइवलरी से बालातर होकर इस वर्ल्ड कप को एंजॉय करना है। और अगर एंजॉयमेंट की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि कल का मैच बहुत ही अच्छा हुआ है और ये वो मैच था जिसमें अर्जेंटीना और इजिप्ट की टीमें, जो इजिप्ट 29 नंबर पे है फीफा रैंकिंग में, अर्जेंटीना जो है फर्स्ट पे है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो कोई ऑन पेपर इनका कोई कंपैरिजन था नहीं। लेकिन जिस किस्म की परफॉर्मेंस प्रोड्यूस की इजिप्ट ने और जिस किस्म का मैच दोनों टीमों ने खेला है, मैं ये समझता हूं कि अगर हम न्यूट्रल फुटबॉल फैन की हैसियत से देखें तो ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा मैच था। इसमें जो बहुत ज़्यादा क्याओस पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा बातें जो इसके ऊपर की जा रही हैं रेफरिंग डिसीजन को लेकर, उनके ऊपर अगर वन बाय वन हो तो मैं ये समझता हूँ कि 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमें इस चीज़ को जो है वो समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। देखें, जब से VAR आया है, वीडियो असिस्टेंट रैफ का जब से इस्तेमाल शुरू हुआ है फुटबॉल के मुकाबलों में, उस वक्त से हम देखते हैं कि इसकी तरफ से दिए जाने वाले डिसीजंस, उनमें बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी का फैक्टर है। ये हम लीग मुकाबलों के अंदर भी देखते हैं। उसकी ताज़ा मिसाल अभी जो यूएफए चैंपियंस लीग का सीज़न हुआ था उसमें बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड की जो टीमें थी उनका जो मैच खेला गया था, उसमें बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो आमतौर पर अगर VAR के बगैर वो मैच खेला जाता तो वो डिसीजन ना दिए जाते। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं ना एटलेटिको मैड्रिड का फैन हूँ और ना ही बार्सिलोना का फैन हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बार्सिलोना का फैन कभी ना बनूं। लेकिन उस मैच के अंदर एक क्लियर आपको यूं लगता है कि एडवांटेज मिला एटलेटिको मैड्रिड की टीम को। तो जब इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े मैचेस के अंदर VAR इनकंसिस्टेंसीज का मुजाहरा करेगा तो ये वाले मामला तो होंगे। लेकिन VAR की इनकंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि अर्जेंटीना ने जो कमबैक किया है उसको जो है वो कम करके दिखाया जाए। 14 मिनट्स 3 गोल करना किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी भी टीम के अगेंस्ट, किसी भी सिचुएशन में, इट्स अ बिग आस्क और अर्जेंटीना ने ये कल करके दिखाया है। 78 मिनट तक इजिप्ट की टीम जो है वो 2-0 अप थी। बहुत शानदार खेल उन्होंने पेश किया, बहुत अच्छे गोल उन्होंने स्कोर किए। इस दौरान जो एक गोल डिसअलाउ हुआ है उसके बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे लगता है कि इट वाज फेयरली कॉल्ड ऑफ, क्योंकि आप अगर देखें तो उसके बिल्डअप के अंदर एक फाउल था और वो एक क्लियर फाउल, विजिबल फाउल था। शर्ट पुल की गई लिसेंड्रो मार्टिनेज की, उसके बाद स्टैम्प किया गया और ये आम हालात में फाउल होता है। जो डिबेट हो रही है वो ये हुई है कि रेफरी ने इतना टाइम क्यों लिया। मैं आपको अगर इसी टूर्नामेंट में थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो पोर्चुगल और उज्बेकिस्तान के मैच में उज्बेकिस्तान ने गोल स्कोर किया था पोर्चुगल के अगेंस्ट, लेकिन वो गोल भी पूरा जो प्ले था वो मुकम्मल होने के बाद उस गोल को रूल आउट किया गया था। होता असल में ये है कि जब से VAR आया है, VAR की वजह से रेफरीज जो हैं वो अपने आप को सिक्योर रखने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं कि जो रन ऑफ प्ले चल रहा है उसको कंप्लीट होने दिया जाए और VAR जब रिव्यू देख लेगा तो उसके बाद फैसला किया जाए ताकि फैसले में गलती का इम्कान ना हो। या समटाइम्स ये होता है कि रेफरी का जो एंगल होता है वो ब्लॉक होता है और उसको पूरी जो तस्वीर होती है वो नजर नहीं आती क्योंकि उसके आगे 2-2, 3-3, 4-4 प्लेयर एट अ टाइम होते हैं। तो उस सूरत में जब वो 50-50 होता है तो भी वो अपनी गट फील के ऊपर या अपनी परसेप्शन के ऊपर फॉल देने के बजाय वो वेट करता है VAR के डिसीजन का। और इस दौरान वो रन ऑफ प्ले कंप्लीट हुआ और वो गोल स्कोर हुआ, लेकिन बाद में वो फाउल की वजह से उसको कैंसिल किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि वो वाला गोल बिल्कुल राइटली कॉल्ड ऑफ हुआ है। एक फैसला ऐसा है जिसके बारे में हो सकता है कि मेरा नाकिस इल्म हो या हो सकता है कि
मैं अभी इस चीज़ को ना समझ पाया हूँ, अगर ऑस्ट्रिया वाले मैच में जो अभी इस वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, ऑस्ट्रिया के मैच में जो अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली थी, अगर उस प्ले को हम देखें और लास्ट वर्ल्ड कप में 2022 के फाइनल में वाले जो हुए थे वर्ल्ड कप के मैचेस, उसमें अगर देखें तो जो पोलैंड के अगेंस्ट अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली थी, उन दो केस स्टडीज को अगर मैं सामने रखूं तो मेरा यह ख्याल है कि मोहम्मद सलाह को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। गो के मोहम्मद सलाह से उस दौरान बॉल कंट्रोल में नहीं था उनका मुकम्मल, लेकिन अगेन वही बात, VAR अपने डिसीजंस के अंदर इतना इनकंसिस्टेंट हो गया है कि आए रोज होने वाले मुकाबलों में हमें कोई ना कोई इस किस्म की बात सुनने को मिलती है, वो चाहे क्लब के मुकाबले हों चाहे इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले हों। लेकिन मैं ये बात यहाँ पर जरूर करूंगा कि बैड रेफरिंग हो या VAR की इनकंसिस्टेंसी हो, इस तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर आप मेसी की ग्रेटनेस को डिनाई नहीं कर सकते। इस तमाम चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप अर्जेंटीना से उनका ये क्रेडिट नहीं छीन सकते कि उन्हें इतने क्रूशियल टाइम के ऊपर आकर ये कमबैक करके दिखाया है, और ये किसी भी टीम के अगेंस्ट अगर होता तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। मैं ये समझता हूं कि इजिप्ट की टीम को जो फैक्टर यहां पर कॉस्ट कर गया वो उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस था। अच्छा। जिस जो जाहिर है कि बड़े मुकाबलों के अंदर आपके टीम में बड़े करैक्टर्स होते हैं तो वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। वो मैच की बदलती हुई सिचुएशन के साथ जो टैक्टिकल चेंजेस लानी होती हैं वो अपनी टीम को उससे आगाह करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो तजर्बा होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो मैटर करता है बिगर स्टेज के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली इजिप्ट की टीम वो एक्सपीरियंस लैक कर रही थी जो अर्जेंटीना की टीम के पास था। 78 मिनट 2-0, दे वर वेटिंग फॉर देयर फर्स्ट गोल। अर्जेंटीना को इस बात का पता था कि अगर हमने एक गोल स्कोर कर दिया तो प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा, मैच का मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, और जो लोग रेगुलर फुटबॉल खेलते हैं वो इस फील को महसूस कर सकते हैं कि जब एक गोल होता है और आप कम बैक करने की अर्ज आपके अंदर पैदा होती है, तो पहला गोल होते ही आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है कि यार अब इस टीम को वापस आने का कोई चांस नहीं देना है, और यही करके दिखाया है अर्जेंटीना ने। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ चीज़ें अलबत्ता इस पूरे टूर्नामेंट को अगर हम बात करें, जैसे एक रेड कार्ड जो है वो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट की कॉल के ऊपर जो है उसको ओवरटर्न कर दिया, वो एक इंतहाई बचगाना डिसीजन था जो उन्होंने कहा कि अब वो अगले साल उसको सर्व करेंगे। इसी तरह और भी अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें, देखिए फीफा के बारे में तो ये बात ढकी छुपी नहीं है ना कि फीफा तो एक सर्टिफाइड करप्ट इदारा है। फीफा के जो पिछले 15 साल की ट्रेल है वो हमें ये बताती है कि फीफा एक ऐसा इदारा है कि जिसकी पूरी हिरार्की, पूरी टॉप हिरार्की करप्शन केसेस में एक्यूज होकर उनके ऊपर न सिर्फ ये कि केसेस चले, उन्हें फारिग किया गया। तो फीफा के बारे में तो हम मतलब ये नहीं कह सकते कि फीफा की हिस्ट्री बिल्कुल पाक है और फीफा के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। 1978 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और पीरू के मैच में मैच स्टार्ट होने से पहले, किक ऑफ से पहले, अर्जेंटीना के जो डिक्टेटर थे उस वक्त उनको टीमों के ड्रेसिंग रूम तक जाने की इजाजत दे दी गई थी, जो किसी खेल के रूल के मुताबिक नहीं है। तो फीफा का जो पास जो हमें बताता है, जो उसका प्रेसिडेंट है, वो तो यही है कि फीफा के मुकाबलों के अंदर ये मसाइल होते हैं। लेकिन इसको बुनियाद बनाकर अर्जेंटीना क्रेडिट छीन लेना, इसको बुनियाद बनाकर मेसी को की जो एक ग्रेटनेस है उसको डिनाई करना, मैं ये समझता हूँ कि एक फुटबॉल देखने वाले को और फुटबॉल के ऊपर एनालिसिस करने वाले को ये बात शायद जेब नहीं देती है। कल के मैच में यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। उसके अलावा एक और पेनल्टी का केस था जिसमें मैं ये समझता हूँ कि उसका जो VAR रिव्यू था वो दिखाना चाहिए था कैमरे के ऊपर। यही असल में वो फैक्ट है जो हम इनकंसिस्टेंसी की बात करते हैं कि जब आपके पास एक सहूलत अवेलेबल है तो आप उसको अगर 50 में से 40 बार अवेल कर रहे हैं तो उसको 50 में से 50 बार अवेल कर लें, ताकि इसके अंदर जो शफाफियत का आंसर है वो और न्यूट्रलिटी का जो फैक्टर है वो कायम रहे। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि रेफरी से चूक जरूर हुई है, वो इस मैच को मैनेज करने में है उस तरह से कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन अगेन इसको बुनियाद बनाकर ये नहीं कहा जा सकता। और एक और बात मैं यहाँ पर जरूर करूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि ये जो कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना को जो है वो आसान अपोनेंट्स मिले हैं, आसान हरीफ मिले हैं सेमीफाइनल तक, पहले कैपा वर्डे मिली और अब इजिप्ट की टीम मिली, और उसके बाद जो है अब उन्हें स्विट्जरलैंड से मैच खेलना है, उसके बाद वर्ल्ड कप में जाकर गालिबन उनका मैच जो है वो इंग्लैंड या नॉर्वे की टीम से होगा। तो देखें, अर्जेंटीना ने नहीं पोर्चुगल को कहा था कि अपने ग्रुप में सेकंड आए, अर्जेंटीना ने नहीं टर्की को कहा था कि वो पहले राउंड में बाहर हो जाए। अर्जेंटीना के जो प्रोबेबल जो पोटेंशियली मैच होने थे, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो यूरुग्वे से होने थे, टर्की से होने थे, और फिर क्वार्टर फाइनल में उनका मैच पोर्चुगल के साथ होना था। इन केस के पोर्चुगल जो है वो अपने ग्रुप में फर्स्ट पर फिनिश करता, लेकिन पोर्चुगल फर्स्ट पर फिनिश करने में कामयाब नहीं हुआ, इसमें अर्जेंटीना का कसूर नहीं है। टर्की की टीम अगर अपने ग्रुप में फोर्थ पर आई है तो इसमें अर्जेंटीना का कसूर नहीं है। यूरुग्वे की टीम अगर कैपा वर्डे को नहीं हरा पाई तो इसमें अर्जेंटीना का कसूर नहीं है। तो जो उनको टीमें मिलनी है, जो उसकी ब्रैकेट्स पहले से, वो तो वर्ल्ड कप से पहले अनाउंस हो गई हैं, तो उन ब्रैकेट्स के मुताबिक अगर टीमें वहां क्वालिफाई नहीं कर पाई, उनका टीमों के बुरा खेलने का वबाल अर्जेंटीना के ऊपर कैसे आ सकता है? बिल्कुल ठीक है। एंड अगेन मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को सपोर्ट नहीं कर रहा लेकिन अगर आप एक फुटबॉल फैन के तौर पर, एक एनालिस्ट के तौर पर यहां बैठकर बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ऐसी मुतवाज़िन राय कायम करनी चाहिए कि इससे फुटबॉल देखने का मजा भी आए
और ऐसी बात करनी चाहिए कि जो लॉजिक के भी करीब नजर आती हो। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है कि कल से जो है वो मतलब होता है खेलों के अंदर, ऐसा होता है, मैंने पहले ही बात की है कि कोई 100% हम क्लीन चिट नहीं देते फीफा को, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर जो अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस है, बहुत शानदार हेडर मारा एंजो फर्नांडिस ने, बहुत खूबसूरत गोल किया लियोनेल मेसी ने जो पहले गोल के ऊपर जो असिस्ट दी वो भी बहुत शानदार असिस्ट थी। तो उसमें तो कोई रेफरी ने नहीं कहा था कि तुम जाके हेडर मार लो उसके ऊपर मैं गोल दे दूंगा, वो तो उनकी अपनी एफर्ट थी, उनकी अपनी काविश थी। और जो अर्जेंटीना ने ग्रुप के अंदर फिनिश किया फर्स्ट पे, वो भी उनकी अपनी परफॉर्मेंस। अच्छा, वैसे बीइंग सीजनल फैन अगर देखा जाए तो कल जब मेसी ने शूटआउट मिस किया है सीधा, वो बड़ा हैरानकुन था। सेकेंडली ये अच्छा, अब ये जो कोच की तरफ से भी मैं देख रहा हूँ कि वो एक्स का इशारा है, ये है, प्लस कोच को येलो कार्ड दिखा दिया गया, इसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे आगे फर्दर चल के? क्या नेक्स्ट सीजन में इनका ये इससे लिया जाएगा? और वैसे कोच को भी येलो कार्ड हो जाता है, रेड कार्ड हो जाता है? जी हाँ, कोच को भी रेड कार्ड और येलो कार्ड हो जाता है, खासतौर पर उस वक्त जब कोचेज अपने टेक्निकल एरिया से बाहर आने की कोशिश करती हैं। एक उनकी लिमिटेशन होती है कि इस एरिया से आप बाहर नहीं आ सकते हैं, और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करते तो करें तो फिर रेफरी उनको भी आकर कार्ड दे देता है। और समटाइम्स ये होता है कि रेड कार्ड दिखाकर रेफरी को डग आउट से जो है वो ड्रेसिंग रूम में भेज दिया जाता है कि आप वहाँ बैठकर मैच देखें, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक मैनेजर डग आउट के अंदर बैठा हुआ है उस वक्त तक वो डायरेक्टली टीम के टैक्टिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। और मेरा ये ख्याल है कि फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि जिसके टैक्टिकल जो पूरा कंट्रोल होता है वो सारा मैनेजर के पास होता है, जो बाहर खड़ा होकर टीम को खिला रहा होता है। अंदर खेलने वाले प्लेयर तो अपनी गेम में इतना मगन होते हैं कि उन्हें उनके सामने वो क्लियर विजन नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है कि अगेन वही बात कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस का फैक्टर था। मैच उनसे मैनेज नहीं हुआ 78 मिनट्स का, मतलब ये नहीं था कि मैच खत्म हो गया, आपको एंड तक उसको लेकर जाना था। और अगर आपको एंड तक मैच लेकर जाना था तो आपको जो आपकी पहले से स्ट्रैटेजी थी बॉल कैरी करने वाली, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए था। हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि उन जो हाइड्रेशन ब्रेक के बाद का जो दूसरी हाइड्रेशन ब्रेक के बाद का जो पूरा टाइम था उसमें सिर्फ बॉल क्लियर करने पर उन्होंने इत्तेफा किया। उससे पहले वो मूव्स भी बना रहे थे, तो उन्हें अच्छे काउंटर अटैक्स हुए। फिर थोड़ा सा मैं कहूँगा बदकिस्मत भी रहे कि उनके हुस्साम हसन जो प्लेयर थे जिन्होंने दूसरे गोल के दौरान की असिस्ट भी की है, उनका बहुत शानदार कॉम्बिनेशन बना हुआ था मोहम्मद सलाह के साथ और मुस्तफ़ा ज़ीको के साथ, वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए, जिसकी वजह से पूरा कॉम्बिनेशन टीम का डिस्टर्ब हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली वो मैनेज नहीं कर पाए, बट एक बहुत ही शानदार मैच हमें देखने को मिला। बहुत शानदार फाइट की इजिप्ट ने। इजिप्ट को भी इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्हें एक ऐसे मैच में जिसको तमाम जो पंडित से वो वन साइड मैच कह रहे थे, जिसमें सिर्फ 25% चांस उनको दिया जा रहा था, 75% फेवरेट अर्जेंटीना थी मैच से पहले, उन्होंने एक मौके के ऊपर आकर ये बताया कि इस मैच में अपसेट हो सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक टू देम। और हो सकता है कि जो मुस्तकबिल के होने हैं, एफकॉन में भी उन्हें खेलना है, फीफा वर्ल्ड कप में उन्हें खेलना है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इजिप्ट एक बेटर फुटबॉलिंग पावर के तौर पर सामने है। लेट्स सी जी, आज तो कोई भी मैच नहीं है, ब्रेक है, और कल से आगाज़ हो रहा है 9 जुलाई से। पहला मैच जो है वो फ्रांस और मोरक्को के दरमियान खेला जाएगा। इसमें जो फातिह होगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और फ्रांस हॉट फेवरेट है। बाकी अगेन वही बात लगता है मुझे भी ऐसा है कि अर्जेंटीना को स्विट्जरलैंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा हल्की टीम मिल गई है। अपेरेंटली अभी ऐसा लग रहा है कि फ्रांस, नॉर्वे और अर्जेंटीना में से ही कोई 2 टीमें जो है ना अब वो ऊपर तक जाती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी इस पर फर्दर आगे आने वाले शोज में बात करेंगे। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।